हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 100 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो होता है या लोकसभा का नेता होता है। चूंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह बात करें राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए होता है? तो 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष चाहिए होता है। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? वही प्रश्न है, तो ऑप्शन सी, यानी न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2018 में प्रश्न बना है, कॉमन प्रश्न है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र, तो ऑप्शन सी 25 वर्ष। अभी पीछे ही पढ़ा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो कितना मत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार को जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी जब 1/6 भाग जो है वैध मतों का नहीं पाता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है उसकी, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ऑप्शन बी 2026 तक रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्य सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। कितना है? 1971 को आधार वर्ष माना गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यों का आवंटन आधारित है किस पर? ऑप्शन सी 1971 के जनगणना के आधार पर। अभी पीछे हमने पढ़ा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? सदस्यों की संख्या किसकी अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। बीपीएससी 2019 का प्रश्न है। देखिए, विधानसभा और राज्यसभा से प्रश्न बनते हैं कि उनकी संख्या कितनी है, इससे प्रश्न जरूर बनता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश 30 कहाँ का है? आपका पांडुचेरी। जबकि राज्यों में सिक्किम का जो है सबसे छोटा, सिक्किम में कितना है? 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कितनी? 403।
उपयुक्त विकल्प में अरुणाचल प्रदेश की बात करें कितना है 60, मेघालय में कितना है 60, मणिपुर में कितना है 60 और एक संख्या समान तथा हिमाचल प्रदेश में कितना है 68 है। तो अधिक पूछा था इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। हिमाचल प्रदेश की कितनी है 68 है। आप जरूर ध्यान रखिएगा संख्या सभी राज्यों की। अगला प्रश्न है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बीपीएससी 2000 का प्रश्न है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो प्रश्नकाल के में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। कितनी थी? अधिकतम 2 संघ को क्या करता था? सदस्यों को नामित करता था। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। यानी जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य 2 थे अब इन्हें हटा दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 330 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। बीपीएससी 2018 का प्रश्न है तो ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आर्टिकल 330 1 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 1 ख में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। बस आप आर्टिकल 330 ध्यान रखिएगा। इसमें एसटी और एसटी जो है लोकसभा में जो आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है, इनकी। अगला प्रश्न है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। सभी को पता है ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये अभी आ चुका है। तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। ये सब कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 85 1 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। वैसे 3 बार बुलाए जाते हैं लेकिन पूछ रहा है कम से कम कितना? तो 2 बार। और दोनों के बीच में कितना अंतर? तो 6 माह का अंतर, ठीक है। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी लोकसभा की सीट सबसे अधिक किसकी है? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की है। कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 80 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 80 है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पे आपका 42 है। मध्य प्रदेश का कितना है? तो आपका 29 है। बिहार का 40 है। सारे स्टेट का आप ध्यान रखिएगा, इससे जरूर प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? देखिए वही प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी है। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। देखिए 1994 का प्रश्न है, पुराना प्रश्न है। प्रश्नकाल के समय जो है उस समय बिहार में लोकसभा की सीट कितनी थी? 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हो गया, जिसमें आपका लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का कितना? 80। द्वितीय की बात करें तो महाराष्ट्र 48। तृतीय की बात करें पश्चिम बंगाल आपका 42 और मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39 और बिहार की 40 है। बिहार से आपका झारखंड अलग हो गया था इसलिए, ठीक है। तो 40 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये तो पुराना प्रश्न है इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप नए अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, नए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अला लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1952 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। अक्सर पूछा जाता है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव
कुल 489 सीटों के लिए हुआ। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952, ये ध्यान रखिएगा 13 मई 1952। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किस आधार पर? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल, 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, सभी को पता है। राज्यसभा कैसा है? अस्थायी सदन है, अर्थात यह अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 83 में। अगर पूछे राज्यसभा का उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 80 में है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन बी, क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पीछे हमने पढ़ा कि ये अस्थायी सदन है, अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, तो आपका ऑप्शन डी, उपयोग में से कोई नहीं, किसी को नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति? तो ऑप्शन सी, 12 व्यक्ति। सभी पता है राज्यसभा की सीट कितनी है, तो अधिकतम 250, वर्तमान में कितनी है? 245 है। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कितना? 12 मनोनीत करता है। राज्यसभा के चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा ध्यान रखिएगा, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। पूछा जाता है कौन से सदन में जो है पूछा जाता है अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, तथा उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई के पश्चात रिक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। इसके पहले की वीडियो में हमने भारत के भूगोल के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने एडुटेरिया और किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को भी शुरू किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, ये 1999 का प्रश्न है, उस अकॉर्डिंग पूछा है। तो उस समय जो है लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन थे? उस समय पीएम सईद थे। पीएम सईद जो है उस समय क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। अभी हमने पीछे पढ़ा कितना? तो 6 महीने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिकतम कितना होना चाहिए? तो 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि ये डाउट में प्रश्न था। अब इसके बारे में हम देखते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय का लोकप्रिय नाम क्या है? शून्यकाल है। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले का समय क्या होता है? शून्यकाल है, जबकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व यानी 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को लोकसभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। ठीक है, सभा में ऐसे मामले को उठाने
या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है, अतः दिए गए विकल्प में कोई सही नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति क्रियान्वयन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण, जबकि क्रियान्वयन संबंधी निकाय एजेंसियों द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, कौन सा? तो ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। देखिए बीपीएससी 2022 का प्रश्न, इसके बारे में देखते हैं। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। कितने सदस्यों की? 15 सदस्यों की। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। ठीक है, अगला है आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो है कैसी है? देखिए 2019 का प्रश्न है, तो इसलिए इसमें जो है ऑप्शन ई होगा। देखिए लेकिन इसमें पूछा जाए तो वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। अगला है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, अला संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयकों को पारित करने के लिए, अला एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ये जो है संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, देखिए एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। कौन बुलाता है? तो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सर्वोच्च है, सभी को पता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? तो आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये किसमें? प्रथम अनुसूची, ध्यान रखिएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम राज्य बनाया गया था, तो ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहायक शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसको देखते हैं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को, किसको है? तो संघीय संसद को है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों संभव है। इसमें दिया है, संसद दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन? ऑप्शन ए MN वेंकट चलैया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ऑप्शन डी संविधान, भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया गया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25, 2008 में 30, 2019 में 33 मुख्य न्याय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी टोटल अगर मिला दिया जाए तो वर्तमान में कितने हैं? तो 34 हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता, यानी कितने मतलब न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो अगर ये पुराना प्रश्न छोड़िए, अब नया ध्यान रखिए आप, टोटल कितने, तो 33+1 यानी 34 है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2017 का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कोलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। किसके, तो कोलेजियम के अनुशंसा पर। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास, तो ऑप्शन सी संसद के पास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र क्या है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है, तो आपका 65 वर्ष। अगर ये बात करें अगर हम किसकी, हाई कोर्ट की, तो 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर, संसद की। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग किसमें 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। 124 से लेकर 147 ये आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता क्या कहलाती है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। किस पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संविधान, देखिए संविधान पर भी आधारित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी आधारित है, तो इसलिए एक से अधिक होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, सभी को होता है, राज्यपाल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान के मतलब किस आर्टिकल का तहत, तो संविधान के आर्टिकल 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगने आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है, सभी को पता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, तो कौन कौन सा हमने जस्ट पीछे पढ़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में है। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन शामिल होता है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व वर्तमान में 6 राज्यों में, बिहार में भी है। अगला है,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित होता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित हैं। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 175(2) में, आर्टिकल 175(2). तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई भी संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन ए विधान परिषद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनी या द्विसदनी होगी। द्विसदनी विधायिका की स्थिति में विधान पालिका परिषद का उच्च सदन होगा। जैसे केंद्र विधायक क्या कौन सा है? राज्यसभा। ऐसे ही आपका राज्य में कौन सा है? आपका विधान परिषद उच्च सदन है। ठीक है, और निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? नहीं चुने जाते किससे? ऑप्शन डी उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। किसमें? 171(3) में। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों और कितना? 1/3 और 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी में इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी केंद्रीय संसद के द्वारा। केंद्रीय संसद के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका केवल बिहार में। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। वर्तमान में 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? राज्य सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान कौन करता है? तो आर्टिकल 170 करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 178 में क्या है? तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें है? आर्टिकल 178 में। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। विधानसभा का जो अध्यक्ष है अगर ये अपना पद त्यागना चाहे तो किसे देगा त्यागपत्र? ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को देगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अध्यक्ष को देना होगा तो उपाध्यक्ष को, अगर उपाध्यक्ष को देना होगा तो अध्यक्ष को देगा। ठीक है, आर्टिकल 179 के अनुसार इसको ध्यान रखिएगा। मतलब प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? एक ही बार में 3 तलाक कहना क्या होगा? गैर कानूनी। किसने? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ये 1994 का प्रश्न है। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक क्या माना जाता है? गैर कानूनी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यानी जो हाई कोर्ट है एक से अधिक राज्यों के लिए कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सी एंड डी। आपका गुवाहाटी भी और मुंबई भी है। अब इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी अच्छे में कौन कौन आता है? असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय की बात करें इसमें कौन आता है? आपका महाराष्ट्र आता है, दादर नगर हवेली और दमन दीव आते हैं। ठीक है, इसलिए आपका दोनों सही होगा। अगला प्रश्न, बाबरी मस्जिद यानी राम जन्मभूमि का विवाद जो
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार है? देखिए 2001-2 का प्रश्न है, तो ऑप्शन बी यह स्वायत्त अधिकार का मुकदमा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 324 में। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यूनतम करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो यह उल्लंघन कानून की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 245 में क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। और आर्टिकल 326 में क्या है? तो लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। किसमें है? आर्टिकल 326 में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ये इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है आपका? शिक्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तीनों सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। शिक्षा किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ये ध्यान रखिए, वर्तमान में समवर्ती सूची में आपका 52 विषय है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसकी गठन कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। और जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। वर्तमान में कौन है? तो एनके सिंह जो है वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। संघीय वित्त आयोग, ऑप्शन बी राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। इसलिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 280। अगला, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या हुआ था? गठन किया गया था। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता था। और इसे समाप्त करके क्या ला गया? नीति आयोग ला गया 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु देशम पार्टी। ये देखिए 1999 का प्रश्न है, तो पुराना प्रश्न है, इसको उतना ध्यान मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे? तो आपका चुनाव आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 234 में है। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। अगला, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए चारों सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। 2001 का प्रश्न है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया? सरकारी आयोग इंपॉर्टेंट है, इसका गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र सरकार संबंध में संतुति का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? ठीक है, इसका गठन किया गया था 1983 में, लेकिन इसमें प्रतिवेदन जमा यानी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? तो 1987 में की थी। देखिए उल्टा पूछा है, 2018 का प्रश्न है। ठीक है, सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था।
और इसका गठन 1983 में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है। पंचायत किसका? तो राज्य सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ग्राम पंचायत किसमें है? आर्टिकल 40 से ध्यान रखिएगा। अच्छा, पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है किसका विषय है? तो राज्य सूची का, अभी पीछे पढ़ा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में आपका है जो 29 विषय है। पूछा जाता है डायरेक्ट कि पंचायती राज में जो है ग्राम पंचायत में कितने विषय? 29 विषय हैं। और किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। अगर हम बात करें नगर पालिका में कितना है? तो आपका 18 विषय शामिल है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं? क्या 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण खेल नहीं शामिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, बीपीएससी 2022 का प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है, जिसमें 29 विषय हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि इसमें शामिल हैं, लेकिन ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 29 विषय हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो भाग 9 में है आर्टिकल पूछा जाए 243 से 243 ड़ा के तहत इसका प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी। ये पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत की बात इन्होंने की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए पहली पंचायत कौन सी है, तो पहली पंचायत का उद्घाटन आपका जवाहरलाल नेहरू किया था 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर। ध्यान रखिए, नागौर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। और इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था, कई बार बता चुका हूं। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों की ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत, पीछे मैंने बताया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? वही प्रश्न है, ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। अगला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। देखिए क्या है, इनमें सरकार की 3 श्रेणी होती है, सही है, बलवंत राय मेहता समिति। और इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन आते हैं? तो ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत आता है और जिला परिषद आता है। ठीक है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी बंटवारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की जरूरत होती है पंचायती राज के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी से। अगला, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, अभी पीछे मैंने बताया। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय इसमें शामिल हैं। अगला, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिश पर 1957 में जो है इसका गठन किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय इन्होंने पंचायत की बात कही थी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी।
1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इन्होंने दो स्तरीय पंचायत की बात की गई थी। और 1985 में जी बी के राव समिति का गठन और 1986 में LM सिंघवी का गठन किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और 1988 में PK थुंगन समिति का गठन किया गया था और LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पता है सभी को, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण का कौन विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। हालांकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान डैश से प्रारंभ हुई। राजस्थान अभी पीछे पड़ा, तो सर्वप्रथम कहां पे? राजस्थान के नागौर में। अपुचराज डैश और कहां से? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचायत तो आंध्र प्रदेश, पहली पंचायत नागौर 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहां पे? तो आपका राजस्थान नागौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने? ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। BPSC 2017 का प्रश्न है ये। इसके बाद में देखते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी इन्होंने। ठीक है, अल्लाह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। यह आपका स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव इसमें नहीं आता है। ये किसके आता है? तो कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जो है किस सूची में? तो आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो किस राज्य में? 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी सभी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, इन सब में भी 50% आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो ऑप्शन बी पीछे ही पढ़ा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधक विधेयक यानी बिल है के द्वारा की गई। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया। हालांकि यह विधेयक राज्य में पारित न होने के कारण मतलब इसका समाप्त हो गया। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? कई बार आ चुका है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक, अगला संविधान का 73वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन डी पंचायती राज से संबंधित है। ये रिपीट होते हैं, कॉमन प्रश्न है, अक्सर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन बी न्यायिक पुनरावीक्षण नहीं आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा यानी दोनों सदनों में लाया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। और संविधान संशोधन जो होता है ये प्रक्रिया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में। और ये प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के लिए प्रथम अधिवेशन विधेयक लाया गया था? प्रथम संशोधन विधेयक कब? तो 1951 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग आपका नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को जो है अधिनियम को लघु संविधान? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, और इसके 1976 में हुआ था, और इसके तहत संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और क्या हुआ था? और इसी के तहत जो आपका प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समानता जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन बी काका साहब कालेलकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 340 ध्यान रखिएगा के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका साहब कालेलकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या कहता है? नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यद्यपि उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सांसदों को एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गैरतलब भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, शक्तियों की नियुक्ति एवं बर्खास्ती इत्यादि का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक। अला भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M3। ये 2019 का प्रश्न है। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 324 में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है? वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन सा आता है? तो आप देख लेते हैं इसके बारे में। हम वरीयता अनुक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में नौवां स्थान प्राप्त है, 9 में, जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर में 17वें क्रम पर रखा गया था। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय का आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुकदमे तथा कार्यवाही से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाही का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बाध आरोपित करने की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी है। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 ए में ही आपका अभी पीछे बताया था ना, संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल है, कानूनी अधिकार है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।